हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैम इस क्लास जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं प्लीज अटेंडेंस लगा दें अपनी लाइक का बटन दबा करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी कृतिका से मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतों के क्वेश्चन आंसर्स। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझाती जाऊंगी। आप खुद से इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे और बीच में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा क्लास में। क्लास को बीच में छोड़ के जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास बंक करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं तो उससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके ध्यान में नहीं रहती हैं, जो वीडियो के बीच बीच में आप लोगों को बताई जाती हैं। तो शुरू करते हैं मेरे संग की औरतों के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट यानी मुलाकात की। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना छिपी हुई थी। ये भावना बहुत सच्ची थी और ऐसी बात कहने का साहस भी बहुत चाहिए होता है जीवन भर, क्योंकि वो पर्दे में रही थी और उन्होंने कभी भी किसी पराये पुरुष से बात नहीं की थी, मिली भी नहीं थी। लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने मन की बात रखती हैं। इससे पता चलता है कि वो बहुत साहसी व्यक्तित्व वाली थी और उनके मन में स्वतंत्रता की भावना भी रहती थी। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आजादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो शब्द आए हैं यहाँ पर। इनका मीनिंग क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब है जो सामने होता है, नजरों के सामने होता है, जो दिखाई देता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष का मतलब है जो नजरों के सामने नहीं है लेकिन वो मौजूद है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में इसी तरह की भागीदारी थी। सामने से तो उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भाग जरूर लिया था। वे अनपढ़ थी और पुराने रीति रिवाजों को मानती थी और पर्दानशी थी, यानी घूंघट करने वाली महिला थी वो। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को पास देख करके उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का विवाह वो किसी स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढ करके उसके साथ कर दें, जिससे बाद में उनकी बेटी की शादी आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसको ICS की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए और लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था ये भी बताइए। लेखिका की माँ की स्थितियां और उसका व्यक्तित्व दोनों ही असाधारण था, मतलब कि आम लोग वैसे नहीं होते जैसे लेखिका की माँ थी। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच सबसे अलग थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावी था कि घर के जो बड़े बड़े काम रहते थे उनमें सिर्फ उनकी राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया भी जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने में जाता था। उन्हें साहित्य की चर्चा करना और
संगीत सुनना बहुत पसंद था। वह कभी बच्चों से लाड प्यार नहीं करती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत इज्जत मिलती थी घर परिवार में। क्यों? क्योंकि उनके दो गुण थे। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा वो किसी भी एक व्यक्ति की कोई भी गोपनीय यानी सीक्रेट बात होती है वो दूसरे से नहीं कहती थी। लेखिका के पिताजी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा उनके घर में नहीं था। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि पिताजी तो स्वतंत्रता सेनानी थे और लेकिन उनके दादाजी जो थे वो अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे, उनकी तारीफ करने वाले थे। घर में उनके दादाजी की ही चलती थी, लेकिन घर में जितनी भी स्त्रियां थी वो अपने तरीके से जीती थी और आज़ादी से रहती थी। कोई भी किसी के पर्सनल मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता था। चौथा प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इसका उत्तर है, परदादी ने पतोहू के लिए, पतोहू बोलते हैं बेटे की वाइफ को पतोहू, तो उन्होंने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि वह परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य से दिखाना भी चाहती थी सबको कि मैं परंपरा से अलग चलती हूँ। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की के लिए कोई अंतर नहीं होगा। तो साधारण सी बात है, इस आंसर के अंदर दो बातें बताई गई हैं कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि वो परंपरा से हटकर चलती थी, लीक से हटकर चलती थी। जो काम सब कर रहे हैं वो काम वो नहीं करती थी और इसके अलावा लड़का और लड़की में वो कोई अंतर नहीं समझती थी। प्रश्न नंबर 5 है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी जो अस्त्र है ना, किसी को भी अगर काबू में करना है या किसी को अपनी बात समझानी है तो वो दो चीजें है उसके पास कि एक तो दृढ़ विश्वास कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ और दूसरा ये सहज व्यवहार, कुछ ज्यादा डांट फटकार नहीं, नॉर्मल व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत रास्ते पर चला गया है तो उसे डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो कभी विरोध किया, उनके पति तो अंग्रेजों के भक्त थे, साहब की तरह रहते थे, तो लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और ना ही वो उनके जैसी बनी, जैसा वो जी रहे वैसा वो नहीं करती थी। वो अपने हिसाब से रहती थी अपने घर में। लेकिन जब अंत समय आया तो उन्होंने अपनी मर्जी का काम किया। अपनी बेटी का विवाह उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी से करा दिया। और लेखिका की जो दादी थी उन्होंने चोर को जो पकड़ा था, उनके घर में चोर आ गया था, उससे भी उन्होंने आराम से सहजता से व्यवहार किया। कोई डांटा नहीं, उसको डराया धमकाया नहीं, ना तो उसको पकड़ा, ना पिटवाया, ना पुलिस में दिया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जब वो चोर पकड़ा गया तो उन्होंने उससे क्या कहा कि इस लोटे से आधा पानी मैंने पिया है और आधा पानी तूने पिया है, इस नाते से तू आज से मेरा बेटा हुआ, अब तेरी मर्जी, तू चाहे खेती कर चाहे चोरी कर। तो इतनी सरलता से उन्होंने उससे बात की और उस चोर ने भी चोरी करना छोड़ करके खेती करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दो प्रसंग आए हैं पाठ के अंदर जिससे हमें पता चलता है कि सहजता से हम अपनी बात मनवा सकते हैं, उसके लिए डराने धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मतलब लेखिका ने क्या कोशिशें की है बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने बहुत प्रयास किया, बहुत कठिन प्रयास किया। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए भी इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर के एक स्कूल खोल दे, क्योंकि वहां पर ऐसा स्कूल था नहीं जिसमें छोटे बच्चे पढ़ सकें। लेकिन कैथोलिक बिशप के लोग तैयार नहीं हुए। तब लेखिका ने क्या किया कि खुद अपने बलबूते पर अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला एक स्कूल खोला। न सिर्फ खोला बल्कि उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में बहुत अच्छे स्कूलों में उन्हें प्रवेश भी मिल गया। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग हमेशा श्रद्धा भाव से देखे जा सकते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं,
जो गलत रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो परंपरा के विरुद्ध जाकर के भी काम करते हैं। जैसे कि पाठ में बताया गया है कि लेखिका की नानी को इसलिए श्रद्धा भाव से देखा जाता है क्योंकि उसने अपने परिवार के विरोध में जाकर के अपनी बेटी का विवाह क्रांतिकारी से करवाया। लेखिका की परदादी को इसलिए श्रद्धा भाव से देखते हैं क्योंकि वो जब भी उसके पास 2 साड़ी से ज्यादा हो जाती थी तो वो एक साड़ी अपनी दान कर देती थी। कभी भी मतलब लालच नहीं किया, संग्रह नहीं किया किसी भी चीज का, और ना ही वो लड़का और लड़की में कोई फर्क करती थी। उन्होंने लड़की होने के लिए मंदिर में जाके मन्नत मांगी और घर आकर के सबको बता भी दिया कि मैं मन्नत मांग करके आई हूँ। लेखिका की माँ को इसलिए श्रद्धा भाव से देखते थे क्योंकि 2 बड़े खास गुण थे लेखिका की माँ में। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और ना ही किसी एक की गोपनीय बात को कभी किसी दूसरे को बताती थी। ये सारे व्यक्ति जितने भी बात की है अभी, ये सब सच्चे थे, लीक से हटकर चलते थे और दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये आपके पाठ का आखिरी क्वेश्चन है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही लीक से हटकर चलने वाले थे और इसका आनंद भी लेते थे। वो अकेलेपन का बहुत आनंद लिया है उन्होंने। लेखिका और लेखिका की बहन दोनों ही थोड़ा जिद्दी स्वभाव की थी। लेखिका की बहन रेणु लेखिका से 2 कदम आगे थी। वो तपती गर्मी में भी उस गाड़ी में बैठकर कभी अपने घर नहीं आई स्कूल से, जो उसके पिताजी ने उसे स्कूल से लाने के लिए लगवा कर रखी थी। एक बार जब शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी तो घर वालों ने बहुत मना किया उसे, रेणु को, कि स्कूल मत जाओ, स्कूल बंद होगा। लेकिन रेणु नहीं मानी और लबालब भरे हुए सड़क पर स्कूल तक गई। जब स्कूल जाकर उसने देखा कि स्कूल बंद है तो लौट करके वापस आ गई। और लेखिका की अगर हम बात करें तो लेखिका ने बिहार के डालमिया कस्बे में, वो इतना पिछड़ा हुआ कस्बा था कि वहां स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ भी एक साथ नहीं जाते थे और ना ही सिनेमा घरों में बैठ करके सिनेमा ही देखा करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्टेज पर नाटक करवा दिया ऐसे स्त्री पुरुष से, जो कि एक साथ सिनेमा घर भी नहीं जाया करते थे हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद। और कर्नाटक एक छोटे से कस्बे में उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला, उसे मान्यता भी दिलाई और इस तरह के काम करने में लेखिका ने बहुत आनंद का अनुभव किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही बहनें अकेलेपन का मजा उठाती थी। तो बच्चों, ये थी मेरे संग की औरतों के प्रश्न उत्तर, जिन्हें मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है और बहुत ही आसान आपको एक्सप्लेन करके समझा भी दिया है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से अटेंड किया है तो अब आप खुद से प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। और वैसे आपके पास इस वीडियो में आंसर का टेक्स्ट मौजूद है, अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन समझना ज़्यादा अच्छा होता है ताकि आपको एग्जाम में भी इसका फायदा मिल सके। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसे सर्च करके इस पाठ की व्याख्या को भी समझ सकते हैं, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। पाठ को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना है, वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें 9th क्लास का पूरे सिलेबस की वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.